हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों, और आज मैं आपको कराने वाला हूं इकोसिस्टम, यानी कि हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो कैसे हमारे वातावरण में कार्य कर रहा है। क्या क्या दोस्तों इक्वेशन हो रही है, कौन कौन सी जो क्रियाएं चल रही हैं हमारे वातावरण में, वो क्या क्या चीज़ें हैं, सारी बातें डिस्कस करूंगा। अगर आप दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए या स्टेट पीसीएस की किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, इससे भर भर के यूपीएससी और स्टेट पीसीएस सवाल पूछते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको इसको वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि इसमें वो सभी ओवरव्यू ले लूंगा जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी पढ़ाई होगा, जो साइकिल चेन है, जो हमारी फूड चेन है, वो भी आपने कभी ना कभी देखी होगी कि एक दूसरे पर जो जीव होते हैं वो कैसे निर्भर रहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमको उनको नहीं पढ़ना है, हमको इसमें पढ़ना है कि जो केमिकल रिएक्शन हो रही हैं हमारे जो वातावरण में, वो क्या क्या चीज़ें घटित हो रही हैं जो हमारे एग्जाम के रिलेवेंस हैं। ठीक है, तो एग्जाम से रिलेटेड जो जो टॉपिक रहेंगे दोस्तों, वो सारे इसमें डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं इसमें डिस्कस करूंगा इकोसिस्टम क्या होता है, हेट्रोट्रोप्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, वेटलैंड रामसर सम्मेलन क्या होता है, और एस्चुरीज क्या होते हैं, मैंग्रोव वन क्या होते हैं, कोरल रीफ क्या होता है, एट्रोफिकेशन क्या होता है, बायोकेमिकल साइकिल जैसे वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, और सक्सेशन क्या होता है, किस्टोन प्रजाति किसको कहा जाता है, ये चीज़ें दोस्तों डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें सब चीज़ों में क्या अलग है जो हमें इसमें पढ़ना है। यूपीएससी के रिलेवेंस से दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर और इकोसिस्टम के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, पहले तो मैं बात करता हूँ इकोसिस्टम होता क्या है। ये इसमें दिखाई दे रहा है आपको कि जो हमारा बायोस्फीयर है, जैसे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और जियोस्फीयर, इनको तीनों को मिला के बनता है बायोस्फीयर, हमारा जैवमंडल। अब दोस्तों, जैवमंडल के अंदर वो सभी क्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी जो आपके हाइड्रोस्फीयर में होती हैं, जियोस्फीयर में होती है और एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर से ले लीजिए आप, जो हमारे वातावरण के अंदर जो गैसेस होती हैं, जो ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, वो आपको देखने को मिलेगी। हाइड्रोस्फीयर के अंदर दोस्तों आपके जीव जंतु देखने को मिलेंगे, जो उसके अंदर लवणता होती है, कौन कौन सा पानी है, फ्रेश वाटर है या फिर सैलिनिटी वाटर है, तो वो उसमें दोस्तों क्रियाएं आपको हाइड्रोस्फीयर के अंदर देखने को मिलेगी। जियोस्फीयर का आपको पता ही होगा, जो हमारा स्थल मंडल है, जो कि अपघटक है, मतलब हमारे डिकम्पोजर हैं, और जो हेट्रोट्रोप्स हैं, वो सभी के सभी दोस्तों जियोस्फीयर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों आपके एग्जाम से रिलेशन, क्योंकि इससे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें दोस्तों आपको बायोस्फीयर के बारे में पता चल गया होगा, थोड़ी थोड़ी बातें और ले लेते हैं। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ, मानस। आपको मानस जो टाइगर रिजर्व है असम के अंदर, वो एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है दोस्तों, उसके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एटमॉस्फेयर भी उसके अंदर पाया जाएगा, जियोस्फीयर भी, हाइड्रोस्फीयर भी, और वो बना के मतलब ये तीनों चीज़ मिलकर बनती है बायोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे भारत के अंदर कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपसे एक सवाल भी करता चलूंगा। अब दोस्तों, जो मैं बात करने वाला हूं, इसमें जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र हैं वो दो प्रकार के हैं, यानी कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो दो प्रकार के हैं, एबायोटिक कंपोनेंट और दोस्तों जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एबायोटिक के अंदर दोस्तों आपने मृदा, मतलब अपनी सोयल और एयर और आपका वाटर, ये सभी के सभी दोस्तों एबायोटिक होते हैं, जिनमें कोई जीव नहीं होता। लेकिन दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम को स्टेबलिश करने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों टेम्परेचर सबसे ज़्यादा अच्छा होता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैं पहले तो मोटे तौर पर बात कर लेता हूँ इसमें अजैविक घटकों की, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट की। जैसे आप तापमान को ले लीजिए, हवा को ले लीजिए, प्रकाश को ले लीजिए और ह्यूमिडिटी को लीजिए, ये दोस्तों जलवायु से संबंधित है। और वहीं दोस्तों अगर मैं सॉइल की बात करूँ, यानी कि मृदा की बात करूँ, उसके संगठन और उसकी संरचना से संबंधित है। अकार्बनिक पदार्थों की बात करूँ, जैसे फास्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, और ये सभी के सभी चीज़ें शामिल होती हैं। कार्बनिक के अंदर दोस्तों आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये सभी के सभी कार्बनिक के अंदर होते हैं। ये होते हैं दोस्तों एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, अब दोस्तों तापमान के बारे में बात करते हैं। दोस्तों तापमान यानी टेम्परेचर वो सभी चीज़ों को, वो सभी क्रियाओं को घटित करता है जो हमारे वातावरण में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर सूर्य ना होता तो क्या आपका वातावरण ऐसा होता जैसे वहाँ पर जीव होते हैं? तो कुछ नहीं होता दोस्तों। इंपॉर्टेंट है तापमान, टेम्परेचर के कारण ही दोस्तों सभी के सभी आपको वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी दिखाई देगी, वहाँ पर आपको जीव जंतु दिखाई देंगे, और वहीं पर आपको दोस्तों जो हमारा इकोसिस्टम है वो दिखाई देगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बात दोस्तों। इसमें अब मैं वाटर की बात करता हूँ। वाटर भी दोस्तों हमारे जीवन का बहुत अच्छा आधार है, इसके बिना भी दोस्तों जीवन असंभव है। और
और वायुमंडल दोस्तों जब ये चीज़ें मिल जाती हैं तो एक वायुमंडल का निर्माण करती हैं, जिसमें दोस्तों आपका नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन लगभग 78% और ऑक्सीजन दोस्तों 21% और 0.3% दोस्तों होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको दोस्तों मतलब प्रतिशत के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोयल दोस्तों यानी कि हमारी मृदा, वो सभी चीज़ें घटित होती हैं और इनके अंदर दोस्तों जो मृदा होती है, मिट्टी के अंदर ही दोस्तों ये सब चीज़ें मिलकर खाक हो जाती हैं। खाक का मतलब है कि ये सब चीज़ें बन के डिकम्पोज हो जाती हैं और दोस्तों क्या क्या रिलीज कर देती है, नाइट्रोजन रिलीज हो जाती है और क्या हो जाती है, सल्फर वाष्प का बन जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं सिर्फ आपको वो बातें बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम से के रिलेवेंस है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें अजैविक यानी कि मैंने अजैविक के बारे में बात कर ली, अब जैविक के बारे में बात करता हूँ, यानी बायोटिक घटक के बारे में बात करता हूँ। दोस्तों इसमें आपको स्वपोषी, परपोषी और मतपोषी होते हैं, जिसमें दोस्तों हम आते हैं, पेड़ पौधे और जंतु और सूक्ष्म जीव आते हैं, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसमें आते हैं। दोस्तों आपके इसमें जो स्वपोषी होते हैं यानी कि ऑटोट्रोप्स होते हैं, ऑटोट्रोप्स वो होते हैं पेड़ पौधे ले लीजिए, पेड़, ये सब बातें आज दोस्तों आपने, मुझे पता है ये सारी बातें पढ़ रखी हैं। ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रोप्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ रखी है, मैं इनको नहीं जाऊँगा, बस मैं इसमें बात करता हूँ दोस्तों अब जो हमारा इकोसिस्टम है वो कितने प्रकार का होता है। दोस्तों पहले तो इसमें देख लीजिए आप, ये नेचुरल है और ये आर्टिफिशियल है। नेचुरल के अंदर दोस्तों आपको जो टेरिस्ट्रियल है इकोसिस्टम है और इक्वेटिक इकोसिस्टम है, यानी कि स्थलीय परितंत्र है और जलीय परितंत्र है। आर्टिफिशियल के अंदर दोस्तों हमारे खेत खलियान और उद्यान वगैरह जो हम बनाते हैं, जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, वो आर्टिफिशियल होते हैं। और नेचुरल दोस्तों आपको पता होगा वन तंत्र है, यानी कि हमारे फॉरेस्ट हैं, हमारे ग्रासलैंड हैं, हमारे डेजर्ट हैं, हमारे टुंड्रा हैं, वे सभी के सभी दोस्तों आते हैं स्थलीय यानी कि नेचुरल के अंदर। ठीक है, ये सब बातें हैं, इनको ध्यान रखना है दोस्तों। वहीं अगर मैं बात करूं इसमें फॉरेस्ट की बात करूं, ग्रासलैंड, ये सभी के सभी आते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय हमारे जो होते हैं सदाबहार वन होते हैं और उष्णकटिबंधीय सवाना वन होते हैं, ये सारे के सारे दोस्तों इसके अंदर आते हैं जो हमारे नेचुरल हैं। ठीक है, ये बातें आपको जरूर पता होगी। अब दोस्तों इसमें मैं आगे बात करता हूँ, हमारे जो मतलब हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारी जो फूड चेन है, वो कौन कौन से कारकों पर निर्भर करती है। जैसे स्थलीय परिस्थितियों की बात करते हैं, हमारे लैंड की बात करते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें जो जियोस्फीयर के बारे में बात करते हैं कि जियोस्फीयर पहले होता क्या है। दोस्तों स्थलीय परितंत्र के अंदर जो विविधता होती है वो जलवायु विविधता और अक्षांश विस्तार के अधिक कारकों पर एक समान नहीं होती है। ये बातें दोस्तों मैंने आपको भूगोल में भी बताई थी कि जो हमारा जीवतंत्र है, हमारा जो हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंदर दोस्तों जो हमारा लैंड सिस्टम है यानी कि हमारा स्थलीय परितंत्र है, वहाँ पर दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो हमारी सूर्य की किरणें हैं इक्वेटर पर सीधी पड़ती है, तो वहाँ पर आपको जो बायोडाइवर्सिटी है वो अधिक देखने को मिलेगी। इसका कारण यही है कि तापमान के कारण, ठीक है, तापमान के कारण, और वहाँ से चीज़ें सब चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें दोस्तों इस पर निर्भर करती हैं। अब दोस्तों इसमें जो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, जैसे हमारे वन परिस्थिति के तंत्र के लिए तापमान, ह्यूमिडिटी और सॉइल ये अनिवार्य तत्व हैं। जैसे जलवायु और मृदा के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। जैसे वनस्पति होते हैं, वन परितंत्र को मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित करते हैं, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और शंकुधारी। ये बातें दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों जो हमारे वन होते हैं, जैसे आप देखेंगे जो हमारे आप इक्वेटर के आधार पर देखेंगे, इक्वेटर के जितने भी आसपास वन होंगे वो ट्रॉपिकल वन होंगे, जो सदाबहार वन होंगे, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो तापमान भी वहाँ पर अवेलेबल है और दोस्तों वहाँ पर पानी की भी और ह्यूमिडिटी भी है और प्रेशर भी है। ठीक है, वायु प्रेशर भी है। तो ये सभी के सभी दोस्तों वहाँ पर घटनाएं घटती हैं, वहाँ पर मौसम भी अच्छा है, वहाँ पर बरसात भी होती है, वहाँ पर वो सब चीज़ें होती हैं जो कि एक जैव विविधता यानी कि एक जैव मंडल के लिए आवश्यक होती हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर ट्रॉपिकल वन होते हैं, आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, मतलब जैसे जैसे आपके जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे आपकी विविधता भी, आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी कम होती जाएगी। तो ये कारण है दोस्तों, इस प्रकार से हमारी जो जैव विविधता है वो अपना जो है स्थान रखती है। ठीक है, ये बातें दोस्तों मैंने आपको बता दी हैं, इनको भी ध्यान रखना है। जैसे आपको दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं इसमें बता देता हूँ, कुछ वन भी इसमें थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं, कौन कौन से वन होते हैं। जो उष्णकटिबंधीय यानी कि हमारे ट्रॉपिकल वन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों। जैसे वहाँ पर आपको रोजवुड देखने को मिलेगा और महागोनी अबुनस पेड़ होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, ये दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इन वनों का जो विस्तार होता है, जैसे अमेजन होता है, कांगो हैं और अफ्रीका के गिनी तट हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जावा, सुमात्रा आदि क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। ब्राज़ील में भी इनकी मतलब सेलवास कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सभी के सभी इक्वेटर के नज़दीक हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो मैंने आपको बताया, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोस्तों हमारी कर्क रेखा
रेखा और मकर रेखा के बीच के दोस्तों को इसको भाग को कहा जाता है। ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन वे होते हैं जो अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं, वो पर्णपाती वन होते हैं। जैसे इसमें कुछ उदाहरण ले लेता हूँ, सागौन, शीशम का है, बांस है, साल है, ये सभी के सभी दोस्तों हमारे उष्णकटिबंधीय हैं। और शीतोष्ण कटिबंधीय वो टुंड्रा में आ जाते हैं। जैसे उपोषण होते हैं, जैसे आप देख लेते हैं जो सब ट्रॉपिकल होते हैं उनके अंदर रखे जाते हैं, जैसे चौड़ी पत्ती वाले वर्ष होते हैं और यूकेलिप्टिस होते हैं। और आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे दक्षिण चीन, जापान के अंदर देखने को मिलेंगे, ब्राजील के अंदर देखने को मिलेंगे और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर देखने को मिलेंगे। ये होते हैं सब ट्रॉपिकल। तो ये दोस्तों इनको प्रकार से बांटा गया है। अब दोस्तों भूमध्य सागर के वन भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि हमारे जो मेडिटेरियन सी है वहाँ पर वन देखने को मिलेगी। वे वन कैसे होते हैं दोस्तों, आपने कभी ना कभी सुनी होगी, जो हमारा पश्चिम विक्षोभ होता है जिसको आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा ठंड होती है, ठंड की ही बारिश होती है वहाँ पर। और वहाँ पर कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, वहाँ पर आपको रसीले जैसे आपको रसीले चीज़ें, संतरे वगैरह और अंगूर वगैरह, ये सभी के सभी जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा उगती है। और वहाँ की जो जलवायु है दोस्तों ग्रीष्म ऋतु है, मतलब वहाँ की ठंडी जलवायु होती है, ऋतुएं ठंडी बढ़ती हैं। अब दोस्तों मैंने अंगूर, नींबू, नारंगी, नाशपाती वगैरह वो सभी के सभी वहाँ पर उगते हैं। ये सब चीज़ें दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में करा रखी हैं, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों घास के जो तंत्र हैं, जैसे ग्रासलैंड है, वो भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे स्टेपी के वन है और ग्रासलैंड, ये सभी के सभी दोस्तों मैंने आपको बता रखा है। इनकी जो खास बात क्या है कि यहाँ पर वर्षा कम मात्रा में होती है और बड़े वर्ष नहीं, हमारे जो बड़े बिग ट्री होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। घास भूमियाँ दोस्तों अंटार्कटिका को छोड़कर पूरे सभी महाद्वीपों में पाई जाती है। जैसे आपको देखने को मिलेंगे जो पंपास के घास के मैदान हैं, और आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों पुस्टाज के यानी कि हंगरी के अंदर देखने को मिलेंगे, स्टेपी के अंदर दोस्तों जो यूरेशिया है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वे ग्रासलैंड हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, कहीं ना कहीं आपसे जरूर पूछा जाता है। जैसे दोस्तों जो मध्य अक्षांशीय हैं, पेरी के ग्रासलैंड है, डाउन्स है, पंपास है, कैंटरबरी है, पुस्टाज है, ये सभी के सभी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। अब मरुस्थलीय जो तंत्र होता है, मरुस्थलीय तंत्र जहां पर दोस्तों 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसको मरुस्थलीय तंत्र कहा जाता है, जिसमें आपको जानवर देखने को मिलेंगे, कौन से, ऊंट देखने को मिलेगा, और आपके जो बिच्छू होते हैं वो छोटे छोटे जानवर होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। वे हैं दोस्तों मरुस्थलीय तंत्र, ठीक है। मरुस्थलीय तंत्र के अंदर आते हैं और वहाँ पर वर्षा कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और दोस्तों वहाँ पर रेतीली जमीन होती क्यों है, तो ये भी आपको इसमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पश्चिम तट होते हैं, हमारे महाद्वीप के जो पश्चिम तट होते हैं यानी कि वेस्टर्न कोस्ट होते हैं, वहाँ पर दोस्तों जो हवाएं चलती हैं वो जो कोल्ड स्ट्रीम होती हैं वो चलती हैं, और उन्हीं की वजह से दोस्तों जो डेजर्ट बनते हैं उनके कारण ही बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो जब वो ठंड उसका जो कोस्ट एरिया है वो ठंडा कर देती है तो वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। इसी प्रकार से वो जो रेतली जमीन है वो उभर जाती है, ठीक है, तो वो बन जाती है। ये भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तेज धूप होने के कारण वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मरुस्थल चीज़ें हो जाती हैं, जैसे ऊंट हैं, रेडेंट हैं, और दोस्तों वहाँ पर जो वन पाए जाते हैं बहुत कटीले झाड़ी वन पाए जाते हैं, पत्ती उनकी चौड़ी होगी, ठीक है, और मोटी होगी। इसी कारण से दोस्तों वे उनकी जड़ें जो होती हैं ना पानी को ढूंढने के लिए नीचे तक चली जाती हैं, तो दोस्तों वहाँ पर पानी की इसी वजह से कमी होती है, ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों। अब मैं दोस्तों इसमें बात करता हूँ, इसमें सारी चीज़ों को बातें करूँगा टुंड्रा बायोम के बारे में। टुंड्रा क्या होता है दोस्तों, यानी कि बैरेलैंड क्या होते हैं, बंजर भूमि भी इनको कहा जाता है। टुंड्रा दोस्तों वे होते हैं जो 66 डिग्री एल्टीट्यूड से ऊपर पाए जाते हैं, जो हमारे पोल के आसपास होते हैं उनको टुंड्रा कहा जाता है। जैसे आप साइबेरिया के वनों को साइबेरिया में देखेंगे, इनकी जो पत्ती होती है दोस्तों छोटी होती है, क्योंकि इनके ऊपर जब भी बर्फ पड़ती है तो वो एकदम से नीचे गिर जाए, इस प्रकार से ये पत्ती को अपनी ढाल लेते हैं। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर कभी भी प्रकाश संश्लेषण इतना नहीं होता है, वहाँ पर इतनी बरसात नहीं मतलब बरसात तो अधिक होती है। बरसात कैसे होती है, वहाँ पर जो बर्फ पड़ती है वो बरसात होती है, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इनकी पत्तियाँ छोटी होती हैं, तो छोटी होने के कारण ये अपने जो बर्फ गिरती है उसको नीचे गिरा देते हैं, तो इसी कारण से आपको वहाँ पर जैव विविधता भी देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ उसमें वेटलैंड के बारे में, ये बातें मैंने आपको डिस्कस कर ली इनके बारे में। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों हमारे जो आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के दोस्तों मैं वेट कर रहा था कि आपको ये बातें बताऊं। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं आर्द्र भूमि की, यानी कि जो वेटलैंड होते हैं वो क्या होते हैं। पहले तो दो प्रकार के वेटलैंड होते हैं दोस्तों, कौन कौन से, एक तो होते हैं अंतःस्थलीय, एक होते हैं तटीय। दोस्तों अंतःस्थलीय के अंदर आपको झील देखने को मिलेगी, तालाब देखने को मिलेंगे, आपको दलदल कीचड़ युक्त भूमि देखने को मिलेगी, वो होते हैं अंतःस्थलीय, यानी कि स्थल के अंदर, यानी कि एक मतलब वो समुद्र से उनकी सीमा नहीं लगी होगी, उनको कहा जाता है दोस्तों अंतःस्थलीय। एक होते हैं तटीय, यानी कि मैंग्रोव आपको देखने को, एस्चुरी, प्रवाल, किरकी और लेगून, ये खाड़ी और जलीय कृषि, ठीक है, ये सभी
आपको देखने को मिलेंगी तटीय, जो कि हमारे कोस्ट लाइन पर बढ़ती हैं। ये सारी की सारी वेटलैंड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब दोस्तों एक मोट्रेक्स रिकॉर्ड होता है, जो रामसर सम्मेलन के तहत मोट्रेक्स रिकॉर्ड को अंतर्राष्ट्रीय सीमा महत्व को जो अर्धभूमि है हमारी, उनकी सूचियों को रखा जाता है। दोस्तों उन स्थलों को रखा जाता है जो तकनीकी विकास, प्रदूषण और अन्य मानवीय के हस्तक्षेप के कारण परिस्थिति के स्वरूप को नकारात्मक परिवर्तन आया है, उनके कारण दोस्तों उनको मोट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। उन वेटलैंड को दोस्तों संरक्षण दिया जाता है, उन वेटलैंड को कंजर्वेशन किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके लिए सारी बातें बता रहा हूं क्योंकि इनसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों वेटलैंड होते क्या हैं? वेटलैंड वे होते हैं जहां पर आपको सभी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे दलदल, वहां पर आपको घास भी उगती हुई दिखाई, दलदल सी चीजें, और पानी भी। वहां पर भी दोस्तों आपको एक, जैसे मैं कह सकता हूं कि वहां पर भी आपको बायोस्फीयर देखने को मिलेगा, कि वहां पर जलीय तंत्र भी है, वहां पर जो स्थल तंत्र भी है, और वहां पर वातावरण भी है। ठीक है, तो ये सब चीजें दोस्तों एक आर्द्रभूमि में आपको देखने को मिलेंगी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। एक दोस्तों रूल बनाए गए थे 2017 के अंदर, उस टाइम पर जो भारत सरकार के द्वारा रूल बनाए गए थे, और 2010 की जो अधिसूची है उनको तैयार किया गया था। ठीक है, और दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों आर्द्रभूमि, इसमें समय समय पर बदलाव हुए हैं, इनके नियमों में बदलाव हुए हैं। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज के समय में भारत के पास कितनी आर्द्रभूमि है, कितने हमारे पास वेटलैंड हो गए हैं। ठीक है, अब ये चर्चा में भी बहुत रहते हैं क्योंकि इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हाल ही में वेटलैंड बनाए जाते हैं, बनाए किसके द्वारा जाते हैं दोस्तों? ये बनाए जाते हैं रामसर सम्मेलन के, एक रिकॉर्ड हुआ था, वहां पर वो सब चीजें इकट्ठा होकर सब देशों ने, लगभग 170 देशों ने इनको इकट्ठा होकर आए थे वो सामने, तो उनके द्वारा दोस्तों ये डिसीजन लिया गया था कि हमें ये वेटलैंड को कंजर्वेशन करना है, इनको कंजर्व करना है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके बारे में जो मैंने बातें बताई आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो जलीय परितंत्र है इनके बारे में मैंने बता दिया आपको, और साथ ही साथ पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो हमारा समुद्री परितंत्र है, हमारा जो ओशियनिक सिस्टम है, उसके अंदर दोस्तों जो लवणता पाई जाती है वो कितने आधार पर, यानी कि 1 लीटर पानी के अंदर लगभग 35 या 36 ग्राम उसमें वो होना चाहिए, नमक होना चाहिए, तो उसको कहा जाता है दोस्तों एवरेज। ठीक है, उसका समुद्र का पानी वो माना जाएगा। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। अब दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा जो प्राधिकरण बनाई जाती है और राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति भी बनाई जाती है, इसमें दोस्तों प्रत्येक राज्य और संशासित प्रदेशों के राज्य भूमि यानी कि आर्द्रभूमि प्राधिकरण, यानी कि हमारी जो वेटलैंड है, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी। और राज्य सरकार के पास ये शक्ति होगी कि दोस्तों वह एक विशेषज्ञों की एक प्राधिकरण के लिए नामित कर सके। इन नियमों के प्रकाशन की तारीख में 3 माह के भीतर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सभी आर्द्रभूमियों की सूची तैयार करेगा। कौन करेगा दोस्तों? जो वेटलैंड अथॉरिटी है। ठीक है, अब वही दोस्तों अगर मैं राष्ट्रीय स्तर की बात करूं कि वेटलैंड में क्या वो कर सकती हैं, उसमें केंद्र सरकार पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव और अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आर्द्रभूमि की समिति का गठन करेगी। तो दोस्तों ये सभी कार्य हैं, आर्द्रभूमि को राज्य स्तर पर क्या करेगी और राष्ट्रीय स्तर पर क्या करेगी। ठीक है, आर्द्रभूमि के संरक्षण के संबंधित दोस्तों जो हमारे मौलिक कर्तव्य है ना, उसके अंदर भी दिया गया है। ठीक है, कि वो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण के संबंधित झील, नदी और वन्य जीव इनकी रक्षा करे। ठीक है, इनको भी ध्यान रखना है। ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आर्द्रभूमि का जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों 1971 की बात कर लेते हैं। 1971 में आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए कैस्पियन सागर के तट पर ईरान में अवस्थित था। मतलब जो आप रामसर को देखते हैं ना, ये रामसर भारत में नहीं मिलेगा, ये आपको ईरान में मिलेगा। ये एक अंतर सरकारी बहुउद्देश्य सम्मेलन हुआ जिसमें आर्द्रभूमि और उसके संसाधनों के संरक्षण व युक्त उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई के अंतर्राष्ट्रीय और सहयोग को रूपरेखा तय की गई। ठीक है, और रामसर सम्मेलन एकमात्र ऐसा सम्मेलन है जो किसी विशेष परिस्थिति के तंत्र से संबंधित वैश्विक वातावरण संबंधी है। मतलब ये एक इसी पर्टिकुलर आर्द्रभूमियों को कंजर्व करने के लिए ही ये सम्मेलन किया गया था। ठीक है, और वर्तमान में दोस्तों लगभग 170 पार्टी इसका समझौता कर चुकी हैं। ठीक है, ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों सरकार के द्वारा क्या क्या किए जा रहे हैं, यानी कि हमारे भारत में क्या क्या चीजें इनको कंजर्व करने के लिए की जा रही है, जैसे राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम है, और भारत सरकार ने संबंधित राज्यों के सहयोग से 1985 से 86 के दौरान हमारे राष्ट्रीय आर्द्रभूमि के संरक्षण का कार्यक्रम चला रखा है। अब दोस्तों ये तो बात हुई इसमें हमारे आर्द्रभूमि की यानी कि वेटलैंड के बारे में। अब वेटलैंड के बारे में बात करने के बाद मैं बात करता हूं दोस्तों इसमें एस्चुरीज कि एस्चुरीज क्या होती है, हमारे जवानात्मुख क्या होते हैं। दोस्तों जो नदियां डेल्टा ना बनाते हुए सीधे समुद्र में जाके गिर जाती हैं उनको एस्चुरीज कहा जाता है। और वहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा एस्चुरीज में जो हमारी
कुछ ऐसी चीज़ें बहा के लाती हैं, वो जो फ्रेश वाटर मिल जाता है और जो सैलिन वाटर मिल जाता है दोस्तों, उस इकोसिस्टम के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। और वहीं पर दोस्तों आपको मैंग्रोव भी देखने को मिलेंगे। मैंग्रोव दोस्तों क्यों बनते हैं? मैंग्रोव इसी प्रकार से बनते हैं कि जो पानी एक तो फ्रेश वाटर हो जाता है, एक सैलिन वाटर हो जाता है, ये दोस्तों मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करते हैं जिससे मैंग्रोव के लिए अनुकूल हो। और मैंग्रोव दोस्तों हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऐसा प्रोटेक्शन देता है हमारी समुद्र की लहरों से, और साथ ही साथ दोस्तों जो सलाइन वाटर है उसके प्रभाव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव वन। अब मैंग्रोव वन दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं? उष्ण और उष्ण समुद्र के तट होते हैं दोस्तों, वहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए कि हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है? यह आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। अब दोस्तों जो मैंग्रोव होते हैं वो स्थलीय पौधे ही तो होते हैं, ये एस्चुरी, डेल्टा, खाड़ी द्वीपों में आदि में पाए जाते हैं। जल जमाव के क्षेत्र में ये अन्य स्थलीय की विपरीत अनुकूलता प्रदर्शित करते हैं। मैंग्रोव पौधे दोस्तों खारे जल में लवण को अलग करके ताजा जल को अवशोषित कर लेते हैं। फिर दोस्तों कुछ जो सैलाइन वाटर होते हैं वे प्रवेश कर जाते हैं। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा कि जो मैंग्रोव वन होते हैं क्या वो उनका बीज भी होता है क्या? कोई कि कहीं पर भी बीज डाल दे कि वहाँ पर मैंग्रोव वन, ऐसा नहीं होता है दोस्तों कभी भी। ये ऐसे होते हैं, इनको कहा जाता है दोस्तों जरायुजी, मतलब ये इनको जरायुज कहा जाता है कि इनकी जो जड़ें होती हैं ना, वो जड़ें ही फैल फैल के दोस्तों अपने आप को पौधा बना लेती हैं। तो ये दोस्तों इनकी खास बात होती है, क्योंकि इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ये इनका कोई बीज होता है क्या? मतलब बीज बनता है कि मतलब कोई इस पर फल आता है कि उसके बीज बनाएगा, फिर बीज बनने के बाद कहीं पर भी आप उसे डाल दो तो मैंग्रोव बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये इनकी जो जड़ें होती हैं दोस्तों, एक तो वो जड़ें जो होती हैं वो सलाइन वाटर की होती हैं, वो लवणता की होती हैं। तो यही जड़ें दोस्तों आपस में आकर ये अपने आप को पौधा बना लेती हैं। तो ये इनकी खास बात होती है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैंग्रोव वन से भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है? अब दोस्तों मैंग्रोव जो वन होते हैं एस्चुरी के साथ साथ कुछ डेल्टा या क्षेत्रों के द्वीपों पर भी पाए जाते हैं। भारत में सुंदरबन मैंग्रोव विश्व का सबसे विस्तृत मैंग्रोव है। आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सुंदरबन। सुंदरबन मैंग्रोव में दोस्तों हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सुंदरबन कहाँ है? डेल्टा बनाता है दोस्तों, दो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं वहाँ पर आकर, जो हमारी गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, वो दोनों के दोनों नदी मिलकर कहाँ पर सुंदरबन का डेल्टा बनाती है दोस्तों। जो ये सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन मैंग्रोव वन है, ये आधे बांग्लादेश में है और आधे भारत में है, ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखनी है। पूर्वी तट पर सुंदरबन और भितरकनिका के अलावा कृष्ण गोदावरी डेल्टा के कावेरी डेल्टा में भी, और जबकि पश्चिम तट पर भी केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात के तटीय पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जहाँ पर भी जो फ्रेश वाटर नदी होगी वो जाकर अपनी एस्चुरी बनाएगी, मतलब ज्वार नदमुख होगी, तो वहाँ पर जाके दोस्तों क्या होगा, वहाँ पर मैंग्रोव का प्रभाव देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये मैंग्रोव वन इतने ज़्यादा होते हैं, आज के समय में भारत के जो भूमि है, भारत की टोटल भूमि का लगभग 4% आज के समय में भारत मैंग्रोव वन कर रखता है, ठीक है? ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों मैंग्रोव वन जैसे तूफानी जो सुनामी होती है, हरिकेन होनी है, उनके प्रभाव को कम करती है। मैंग्रोव वन केवल उष्ण और उपोष्ण में ही पाए जाते हैं, क्योंकि इनके अति ठंडे जल में ये नहीं पाए जाते हैं, ये अनुकूलित नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों? अब दोस्तों इसमें बात करता हूं मैं प्रवाल भित्तियों की। इससे पहले दोस्तों लेक्चर में मैंने बातें की थी प्रवाल भित्तियों के बारे में, यानी कि कोरल रीफ के बारे में। कोरल रीफ के बारे में बताया था कि ये होते क्या हैं। कोरल रीफ दोस्तों वे होते हैं जब कभी कोई मच्छी, बड़ी मछली मर जाती है, उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो जाके नीचे बैठ जाती हैं समुद्र में। समुद्र में नीचे बैठने के बाद दोस्तों वो एक किस्म से एक ऐसा रूप ले लेती है कि वो एक शैवाल के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। फिर वो दोस्तों एक मतलब कोरल रीफ उसको बन जाती है, ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है। कोरल एक प्रकार का एक जंतु ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जुजेंथ्रल नामक एक कोशिकीय शैवाल है जो सहजीविता रहता है। प्रवाल जो बहुत सारे जलीय भागों में भी नहीं पाए जाते हैं, गर्म, स्वच्छ और जल में पाए जाते हैं। ये बातें दोस्तों मैंने आपको बताई थी कि इनको ना ही तो ज़्यादा स्वच्छ जल चाहिए, मतलब फ्रेश वाटर चाहिए, और ना ही इनको सैलिन वाटर चाहिए। ये ऐसे वातावरण में पनपती हैं जहाँ पर इनको सब चीज़ें इक्वल मिले। जैसे कि दोस्तों ये लगभग 200 जो मीटर तक मतलब ये नहीं पाई जाती, जो समुद्र की गहराई है 200 मीटर तक नहीं पाई जाती है, क्योंकि 200 मीटर के बाद ये दोस्तों इनको वहाँ पर वातावरण नहीं मिलेगा, वो वहाँ पर टेम्परेचर नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि दोस्तों टेम्परेचर ही तो इनको जो ऑक्सीजन है वो प्रदान करता है, तभी तो ये दमादम अपनी जो ग्रोथ होती है उनको बढ़ाते रहते हैं, ठीक है? ये भी बातें ध्यान रखनी है दोस्तों। समुद्र का जो प्रवाल भित्ति होती है, जैव विविधता परिस्थिति की उत्पादकता अत्यधिक होने के कारण इन्हें समुद्र का वर्षावन भी कहते हैं। पर भारत में दोस्तों प्रवाल भित्ति 4 क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इनमें कौन कौन सी हैं इनको मैं आरोही क्रम में बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, उसके बाद लक्षद्वीप में, उसके बाद मन्नार की खाड़ी में पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, जो प्रवाल हैं, जो प्रवाल मुलायम जो कठोर होती हैं, इनके दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, केवल कठोर प्रवाल और
जो कोरल रीफ होती है उनका निर्माण करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें नीशे की, कि नीशे क्या होता है। दोस्तों नीशे क्या होता है यानी निकेत क्या होता है, वो सभी चीज़ें दोस्तों एक जहाँ पर एक वातावरण के अंदर पाई जाती हैं, जैसे जहाँ कोई प्रजाति निवास करती है, जो प्रजाति खाती है और अपघटित होती है यानी कि डिकम्पोज होती है, और प्रजनन के आधार पर दोस्तों इसमें प्रजाति के प्रजनन के मतलब तरीकों का पता चलता है, उसको कहा जाता है नीशे। नीशे के अंदर दोस्तों यूट्रोफिकेशन आपको देखने को मिलेगा यानी कि सुपोषण। यह एक गहरा और विस्तृत जलीय तंत्र है जो स्थिर जल का ही अक्षेत्र और झील कहलाता है। दोस्तों झील जब बनती है, मतलब झील आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जब सबसे ज़्यादा वहाँ पर आपको किसी भी जो जीव होता है एक झील का ही एक जीवन चक्र होता है। समय के साथ साथ दोस्तों गाद और पोषक तत्वों का जमा होने रहने के धीरे धीरे वो भर जाती है। हालांकि यह प्रक्रिया बहुत लंबे समय अवधि के संपन्न होती है, इसलिए इसे प्राकृतिक सुपोषण यानी कि नेचुरल यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। आजकल दोस्तों जो मानवीय गतिविधियाँ हैं, पोषक तत्वों की मात्रा से जो कृत्रिम रूप लेना इतना बढ़ा दिया गया है कि झीलें समय समय पर अपनी पहली उपयोगिता खो रही हैं। दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है कृषि में प्रयुक्त होने वाले उर्वरक जैसे नाइट्रेट और फास्फेट जो नदियों में नालों में जो बहाए जाते हैं और सीवेज के माध्यम से जो बहाए जाते हैं वो झीलों में जाके पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद दोस्तों उनके पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है जिससे कि शैवालों की संख्या अधिक बढ़ जाती है। फिर क्या होता है दोस्तों, जल की सतह पर शैवाल एक परत बन जाती है जिससे एल्गी ब्लूम होता है, उसको कहा जाता है दोस्तों यूट्रोफिकेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूट्रोफिकेशन के बारे में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। और शैवाल की एक परत जो प्रकाश के जल के अंदर पहुंचने से रोक देती है जिससे कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न होने वाले अन्य पोषक तत्वों की मात्रा में कमी आ जाती है। इसी को जो जीव होते हैं इनके अंदर वो मरने लगते हैं। तो ये कारण है दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे कि जो जलवायु के अंदर क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हमारे जो जीव हैं, समुद्री जीव हैं, वो मर मर के ऊपर आपको सतह पर देखने को मिलेंगे। ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और इसको दोस्तों कहा जाता है कि जो क्लोरोडियम यानी कि ब्लूटिज्म होता है उसकी उत्पत्ति प्रोत्साहित होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके लिए कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। इसी का कारण है दोस्तों एक आपने कोरल ब्लीचिंग के बारे में बताया होगा। मैंने आपको बताया था कि कोरल ब्लीचिंग जो होता है उसके पहले लेक्चर में बताया था कि वो किस प्रकार से होता है, सफेद रंग आ जाता है। किसके कारण आ जाता है दोस्तों, क्लाइमेट का नकारात्मक प्रभाव। हमारा जब पर्यावरण है, हमारे जो पर्यावरण का निगेटिव इफेक्ट पड़ता है वो किस पर पड़ता है, कोरल ब्लीचिंग पर पड़ता है। ठीक है, वो ब्लीचिंग हो जाती है, उसके बाद दोस्तों वो क्या हो जाती है, सफेद हो जाते हैं। अब दोस्तों इसमें मैं बात करता हूँ बायोकेमिकल साइकिल के बारे में। ये तो बातें कर ली मैंने दोस्तों, जो फॉरेस्ट होते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, ये सभी के सभी दोस्तों, टुंड्रा, ये सभी बातें मैंने आपसे कर ली है। अब दोस्तों इसमें मैं बात करता हूँ, इसमें ये भी सब बातें मैंने यूट्रोफिकेशन और ऑटोट्रोप्स ये सब बता दिए हैं आपके बारे में, ये भी सब बात मैंने आपके लिए कर ली है। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये भी जो डेजर्ट के सिस्टम थे ये भी आपको बताया कि ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसमें बात करता हूँ बायोकेमिकल साइकिल के बारे में। बायोकेमिकल साइकिल क्या होती है दोस्तों, बायोकेमिकल साइकिल वो होती है जो हमारी मृदा के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे आपको हमारा जो जैव रासायनिक चक्र है वो अलग अलग कारकों में देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ दोस्तों जैव अर्थात जैव भूमि और अजैविक भूमि, वायु, भूमि, जल, रासायनिक अर्थात प्रक्रिया के अंदर प्रयुक्त होने वाले पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे। जैव भू रासायनिक चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक रूप से जैविक और अजैविक घटकों के जीवनों के लिए आवश्यक तत्वों का चक्रीय प्रभाव होता रहता है। यह जीवन बने रहने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ जल चक्र के बारे में। जल चक्र में दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारे समुद्र हैं, झील हैं, नदी हैं, हिमानी हैं और मृदा है, भूमि जल में आदि रखे जाते हैं। ये दोस्तों किसी न किसी रूप में इनको पाया जाता है, और किस स्थान पर ये आपको देखने को मिलेंगे, वायुमंडल के अंदर। ठीक है, ये सभी की सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। कार्बन चक्र दोस्तों क्या होता है, सभी जीवों में कार्बन पाया जाता है, और कार्बन के बिना दोस्तों जीवन की कल्पना करना नामुमकिन है। आज अगर दोस्तों किसी भी ग्रह पर, अगर आप मैं बात करूं मंगल ग्रह पर हम मेथेन को खोज लिया है, तो मेथेन के अंदर भी तो दोस्तों कार्बन है, तो कार्बन की दोस्तों कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, तो इसका मतलब है कि वहां पर भी जीवन रहा होगा, तो मंगल ग्रह पर भी जीवन रहा होगा। तो कार्बन के दोस्तों चक्र के माध्यम से ही हम पता लगा सकते हैं कि वहां पर जीवन है या नहीं है। कार्बन दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, और पौधों के जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है कार्बन डाइऑक्साइड का ही उपयोग करके उसका भोजन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से CO2 का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको ध्यान रखना है। CO2 काहे में टूटती है, ग्लूकोज में टूटती है, और फिर वो अपनी एनर्जी लेती है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों जो इसमें नाइट्रोजन चक्र है उसके बारे में बात कर लेते हैं।
वायुमंडल गैसों के मिश्रण के अंदर दोस्तों जो नाइट्रोजन होता है लगभग 78% नाइट्रोजन होती है हमारे वायुमंडल के अंदर। और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो मिट्टी होती है जल तथा जीवों के बीच निरंतर प्रवाह और वायुमंडल में इसके वाष्पी जो नाइट्रोजन चक्र है उसके रूप में जानी जाती है। अब दोस्तों जो नाइट्रोजन का इतना ज़्यादा मतलब आपको देखने को मिलेगा हमारे जो डिकम्पोजर होते हैं, जैसे आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, कौन से वाला आपको नाइट्रोसोमनस और नाइट्रोबैक्टर आपको देखने को मिलेंगे, और एजेटोबैक्टर आपको देखने को मिलेंगे, जो क्लोस्ट्रीडियम है वो आपको देखने को मिलेगा। ये जीवाणु हैं दोस्तों जो नाइट्रोजन को रिलीज करते हैं। नाइट्रोजन को रिलीज क्या में करते हैं, जो आपके जीव होते हैं, जीव जंतु मर जाते हैं, वो डिकम्पोजर होते हैं, ये वे डिकम्पोजर हैं दोस्तों, एजेटोबैक्टर है और क्लोस्ट्रीडियम है। ठीक है, ये नाइट्रोजन को रिलीज कर देते हैं। और नाइट्रोजन को ये बदल काहे में देते हैं, ये जो अमोनिया होती है उसमें बदल देते हैं दोस्तों। कुछ पौधे इनके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। ठीक है, ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। फास्फोरस चक्र है, उसमें फास्फोरक आपको देखने को मिलेगा हमारे डीएनए के अंदर भी और हमारे आरएनए के अंदर भी। तो इसी से दोस्तों प्रकार से पता लगाया जा सकता है फास्फोरस जंतु और पौधों के लिए एक अनिवार्य पोषक तत्व है। और फास्फोरस दोस्तों जैविक झिल्लियों, न्यूक्लिक एसिड और कोशिकीय तथा ऊर्जा हस्तांतरण के महत्वपूर्ण होते हैं। ये हड्डियों में और दांतों में पाया जाता है और डीएनए और आरएनए में भी पाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा। और सल्फर चक्र दोस्तों, इसमें सल्फर प्रत्येक जीवित पदार्थों में आपको एमिनो अम्ल के रूप में आपको मिलेगा देखने को, और यह वसा के शरीर के अन्य तरल पदार्थों में भी पाया जाता है। सल्फर विभिन्न जैसे रूपों में आपको मृदा, पायरेट, सल्फर चट्टानों के और तलछटी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो है दोस्तों। इसमें क्या मैंने आपको बात बताया साइकिल के बारे में कि जो हमारे बायोकेमिकल साइकिल है, वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है। ठीक है, ये बातें की मैंने दोस्तों इसमें। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दोस्त में इसमें बायोमैग्निफिकेशन के बारे में। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होती है इसमें आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जैव सिंचन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हानिकारक पदार्थ यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस या प्रदूषकों का प्रयोग किसी जीव में होता है और उसका संचयन लगातार होता रहता है। दोस्तों क्या होता है, जो हमारी जो प्रक्रिया होती है, हमारे जो इकोसिस्टम है उसमें दोस्तों क्या होता है, जब कोई जो आपको देखने को मिलेगा, हेट्रोट्रोप्स की बात कर लेते हैं। हेट्रोट्रोप्स के अंदर दोस्तों आपको जो शाकाहारी होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, वो किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं, वो जंतुओं के ऊपर निर्भर रहते हैं। जब दोस्तों वो एक हिरण है, हिरण को खाया किसने, शेर ने खाया। शेर के अंदर दोस्तों ताकत आई किसे खा के, हिरण को खा के, तो उसका जो ह्रास हुआ है दोस्तों, उसका लगभग 10% हुआ है। अब आपको मैं मान लेता हूँ कि हिरण के अंदर 100% एनर्जी है। अब एनर्जी 100% है, अब उसने उसे खाया, उसको मिली कितनी, उसका 10% कम मिली, तो इसका मतलब उसको 90 मिली। तो दोस्तों आगे भी इसी प्रकार से उसका 10% ह्रास होता चला जाएगा। तो इसको कहा जाता है दोस्तों एनर्जी का कंजम्पशन, मतलब एनर्जी का ह्रास, एनर्जी का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको ये साइकिल बनी हुई है, ये फूड चेन के अंदर भी इसी प्रकार से कार्य करती है। एनर्जी का दोस्तों ह्रास होता है अगर आप एक दूसरे मतलब हेट्रोट्रोप से आपको ऑटोट्रोप से हेट्रोट्रोप्स के ऊपर जाएंगे तो दोस्तों ये होते हैं एनर्जी का ह्रास होता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों सक्सेशन के बारे में बात करता हूं कि सक्सेशन होते क्या है। सक्सेशन तो दोस्तों ऐसी अनुक्रम होता है जहां कोई सजीव नहीं होता है, अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां पहले से कोई जीवित ना हो और जीव ना हो। वनस्पति अनुस्पति होती है, मतलब वनस्पति नहीं होती है। उदाहरण के लिए दोस्तों जैसे आपको ज्वालामुखी जहां पर निकलती है और वहां पर आसपास का जो मैग्मा होता है वो लावा फैल जाता है, और जैसे नग्न पत्थर आपको देखने को मिलेंगे, वहां पर कोई जीव नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों वहां पर बरसात होती है और टाइम बीतता जाता है तो वहां पर दोस्तों सबसे पहले कौन सी प्रजाति आएगी, वहां पर आएगी दोस्तों सबसे पहले आपको काई देखने को मिलेगी। और दोस्तों फिर काई आती है, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा शैवाल आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे छोटे छोटे जंतु वहां पर आने लगते हैं, जिससे कि बड़े जंतु भी वहां पर आने लगेंगे। दोस्तों इसको कहा जाता है सक्सेशन, मतलब जहां पर कोई चीज नहीं है तो वहां पर फिर आने लगती है और फिर धीरे धीरे वो अपना वास करने लगती है, फिर वो एक कीटोन में बदल जाती है, मतलब वहां पर एक ही जाति वहां पर उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि आप मैं बात कर रहा हूँ शेर की बात कर लेते हैं। शेर है दोस्तों एक कीटोन प्रजाति है, क्योंकि दोस्तों वहां पर जितने भी एरिया हैं तो वो वहां पर रहेगा, तो वहां पर उन सब चीजों को खाएगा। अगर दोस्तों एक चीज फूड चेन की बात कर लेता हूं मैं, अगर एक फूड चेन के अंदर हम एक भी जीव को हटा देते हैं ना तो पूरी फूड चेन का डिसबैलेंस हो जाएगा। अगर हम हिरण को हटा देते हैं तो शेर भूखे मर लेंगे, तो शेर भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और हिरण भी खत्म हो जाएगा। शेर के ऊपर जो जो चीजें मतलब निर्भर हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी जो फूड चेन है वो चलती रहती है। ऑटोट्रोप्स हेटरोट्रोप्स में ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ये बातें आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ी होंगी। दोस्तों कीटोन प्रजाति कौन सी होती है,
उसके अंदर वे प्रजाति आती हैं जो महत्वपूर्ण प्रजाति होती हैं, जैसे जो समुदाय के अन्य पर्याप्त संख्या वाली विभिन्न प्रजातियों के अस्थायी बने रहने के अक्षमता का निर्धारण कर सकने में सक्षम होती हैं। कीटोन प्रजाति दोस्तों एक समुदाय के अंदर स्थानीय जैव विविधता को बनाए रखने के लिए या फिर उन प्रजातियों की संख्या को नियंत्रित करती है जो उस समुदाय के वर्चस्व को स्थापित कर लेती है। मतलब जहाँ पर वो अपना वर्चस्व स्थापित कर लेती हैं उसको कहा जाता है कीटोन प्रजाति यानी कीटोन प्रजाति। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको इसमें बताई हैं। आपके मुझे लेक्चर कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने आपके लिए इसमें डिस्कस किया कीटोन प्रजाति क्या होती है, मैक्रोवन क्या होते हैं, रामसर सम्मेलन क्या है, रामसर साइटें क्या हैं, वो सब बातें मैंने आपके लिए इसमें डिस्कस करी। सक्सेशन क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, सारी बातें दोस्तों डिस्कस की हैं। दोस्तों इन चीज़ों का मैंने सिर्फ आपके लिए ओवरव्यू दिया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए। आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, यूपीएससी पूछती है, इकोसिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा या फिर कैसा लगा, कोई गलती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।